90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो एक कम्युनिटी रेडियो है। अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम शख्सियत से मिलिए का। आज रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान सत्येंद्र सिंह चौहान सोशल जी। आपने 6 गढ़वाली फिल्मों की पटकथाएं और संवाद लिखे हैं। इनमें से अधिकतर फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। सर, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। नमस्कार, आपका भी और सभी श्रोताओं का भी। सर, हम आपके साहित्य के सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। जी सर, लिखना तो मैंने 1990 इंटर के बाद शुरू कर दिया था, लेकिन उस टाइम मैं लिख के इधर उधर पर्चे फेंक देता था। और सन 2000 में हमारी आवाज़ साहित्यिक संस्था बनी और उस टाइम हमारे आवाज़ के अध्यक्ष श्री अशोक त्रेजी जी ने मुझे यह समझाया कि इनको एक संकलित करो एक डायरी में। तब से मैंने डायरी में, और उसके बाद धीरे धीरे पहले मैंने हिंदी कविताएं लिखी, उसके बाद धीरे धीरे गढ़वाली में लिखना शुरू करा और लगभग 60-70 गढ़वाली कविताएं लिख चुका हूं अब तक। सर, आपने गढ़वाल की एक मशहूर फिल्म ओसी की रात की पटकथा और संवाद लिखे हैं। जी। फिल्म की जो जर्नी है, जो फिल्मों में पटकथाएं आप लिखते हैं, संवाद लिखते हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिएगा सर। जी सर, सन 2002 के आसपास की ये फिल्म है और उस टाइम मेरे स्कूल के मित्र श्री अशोक चौहान जी, उन्होंने मेरे से कहा कि तुम लिख सकते हो गढ़वाली में और इस फिल्म की पटकथा लिखने को मैं आपको दे रहा हूँ और आपने ये काम 1-1.5 महीने के अंदर अंदर करना है। पहली फिल्म कौन सी है सर जिसकी आपने पटकथा लिखी? पहली फिल्म ओसी की रात ही थी और उन्होंने, अशोक चौहान जी ने ही मुझे लिखने को दी। और उस टाइम तो मैं सोच रहा था शायद लिख पाऊँ ना लिख पाऊँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लिख सकते हो और धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू करा। तो उसके बाद पूरी फिल्म लिखी और इसमें मेरा सहयोग मेरी धर्मपत्नी जी ने दिया। उस टाइम मैं किराए के कमरे में रहता था और एक ही कमरा था, बच्चे छोटे छोटे थे और कमरे के बीच में पर्दा लगा के 2 पार्ट करे थे हमने। और जब बच्चे सो जाते थे 11 बजे के बाद, तब मैं लिखता था और 2 बजे तक लिखा मैंने कई बार। आज सोचता हूँ मैं कि कैसे लिखा होगा, जबकि आज संपन्न है, साधन है, लेकिन आज समय नहीं दे पा रहे हैं। सर, जब आपको अशोक चौहान जी ने कहा कि आपको एक फिल्म की पटकथा लिखनी है और फिल्म का नाम है ओसी की रात, तो जब आपके मन में क्या चल रहा था, आप क्या सोच रहे कि एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है? जी हाँ, उन्होंने कहा था, कहानी दी थी उन्होंने और फिर बोला था कि इसके लगभग 70 सीन बनाने। तो धीरे धीरे उनके साथ विचार विमर्श होता रहता था। रोज़ मैं सीन लिखता था, शाम को उनको सुनाता था या अगले दिन फ़ोन से उनको सुनाता था और उसके बाद वो बोलते थे हाँ यहाँ तक ठीक है, अब कल का आगे का शुरू करो। तब ऐसे चलता रहा सिलसिला और धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं कर पाऊँगा और वो हो गया। और उस फिल्म के डायलॉग तो बहुत ही पसंद रहे। घरजोई के बाद किसी फिल्म के डायलॉग में तालियां बजी हैं तो औसी की रात में बजी हैं। सर, जब आप पिक्चर हॉल में जाते हैं और आपकी लिखी हुई पटकथाएं और संवाद पर जब दर्शकों की प्रतिक्रिया आपको मिलती है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? सर, महसूस तो तब होता है जब कोई सामने आके बोले। और अक्सर फिल्मों में या गानों में ये होता है कि हीरो हीरोइन को सारा क्रेडिट चला जाता है, देखिए पीछे जो रहता है उसको ज़्यादा लोग पूछते नहीं है कि किसने लिखा क्या लिखा। सभी कलाकारों के, सभी पात्रों के अच्छे डायलॉग थे, लेकिन सारा क्रेडिट विलेन को चले गया कि उसका बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग, बहुत ज़बरदस्त थी। किसी एक संवाद का जिक्र करना चाहेंगे सर? हाँ, तो विलेन का सबसे फेमस डायलॉग था जो उसमें, उसका नाम राकेश था। तो वो बोलता है, मेरा नाम राकेश च, रा से राहु, के से केतु और सा से शनि। जब ये तीन ग्रह के कपाल में बैठ जाते ना, तो वे का ग्रह भ्रष्ट हो जाते। तो ये आप ओसी की रात फिल्म की बात कर रहे हैं सर? जी जी जी। सर, एक पटकथा लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? क्या मतलब उस समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक पटकथा लेखक को? हाँ जी, पटकथा लिखने में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सिचुएशन। और वहाँ पहले, सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि ये सीन आउटडोर है या इंडोर है। फिर प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या सामान रहेगा, कलाकार कौन कौन रहेंगे, कौन क्या बोलेगा, इसके बाद किसने बोलना है और अगले दिन फिर क्या सीन आएगा। ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। और मेन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में थोड़ा भी एक भी चीज़ वहाँ से टेबल से या कमरे से इधर उधर हो गया तो वो अगले दिन जब फिल्म बन के आती है तो दर्शक समझ जाता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बिल्कुल सही, और ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, और आप फिल्म बनने से पहले फिल्म देख लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ। यही होता है सर? हाँ हाँ हाँ। और जो फिल्में सर जिनकी आपने पटकथा लिखी है, उन फिल्मों का भी हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
जी हाँ, उसमें दूसरी फिल्म थी जुनियाली रात, और तीसरी थी जन्मों को साथ, एक बनी थी गढ़ गौरव अभी आई नहीं है, क्या पता क्या रहा उसके मामला, और एक सात जन्मों के साथ फेरे, और गंगा का मैती, और एक अभी मैंने शॉर्ट फिल्म लिखी पिछले लॉकडाउन में, छल नाम से, आधा घंटे की शॉर्ट फिल्म थी, वो भी यूट्यूब पे काफ़ी चल रही है। जो छल नाम की जो आपने फिल्म लिखी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, कि उसकी थोड़ी जानकारी दीजिएगा सर। छल फिल्म एक ग्रामीण परिवेश में गांव के उस पे है कहानी वो, और उसमें भूत प्रेत जैसे ऐसे लग जाता है, वो दिखा रखा है। बाकी उसका पार्ट 2 बनना था, कहानी क्लियर तब होगी। सत्यन जी, मैं आपको देखता हूँ, सोशल मीडिया पर भी देखता हूँ, और आप एक बड़े संवेदनशील व्यक्तित्व हैं, और आप सामाजिक मुद्दों को भी उठाते हैं। आपके दृष्टि में कौन से ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर बात की जानी चाहिए? देखिए सर, हमारे उत्तराखंड में मेन है पलायन, तो और पलायन के कारण इस टाइम मैं समझता हूँ आज की तारीख में सबसे प्रमुख कारण शिक्षा है। हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, अच्छे स्कूल में जाए, और सरकारी स्कूलों को पता नहीं क्यों लोग ऐसे समझ रहे हैं कि यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती, जबकि सरकारी स्कूलों में काफ़ी सुधार हुआ है पहाड़ों में पिछले 20 वर्षों की तुलना में देखा जाए तो। सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े। और दूसरा है स्वास्थ्य का। हमारे पहाड़ों में पहले मैंने देखा है, हमारे बुजुर्ग पेंशन के बाद घर आके मकान बनाते थे या मेंटेनेंस करते थे। आज क्या हो रहा है, लड़का जो भर्ती हो रहा है तो उसको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही है, और भर्ती के वो 4-5 साल बाद कोड़ार देहरादून ऋषिकेश ज़मीन ले रहा है, और उसके 4-5 साल बाद वो मकान बना दे रहा है। जो मकान पेंशन आने के बाद बनते थे, वो आज भर्ती होने के 5-6 साल बाद या 10 साल के अंदर अंदर बन जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण फाइनेंस भी है। आज प्रत्येक बैंक लोन देता है तो जल्दी जो काम आदमी ने 10 साल 20 साल में करना है वो 1 ही साल में कर देता है। फाइनेंस की सुविधा भी हुई है, और हर आदमी शहरों में जाना चाह रहा है सुविधाओं के कारण। आपने बताया कि पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है, और पलायन से जुड़े हुए हैं शिक्षा और स्वास्थ्य भी। जी ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है सर। एक सीरियल आपका प्रसारित हुआ था दूरदर्शन पर, जी जी जी। दादी। हाँ जी हाँ जी। ये गढ़वाली में था, जी और इसकी पटकथा आपने लिखी है। जी सर। थोड़ा दादी सीरियल के बारे में बताइएगा सर। दादी सीरियल एक ऐसी कहानी थी, उसमें जो दादी की पोती रहती है वो साइकिल के लिए जिद करती है छोटे में, और पहाड़ों में साइकिल लाना उस टाइम मुश्किल रहा होगा, पुरानी कहानी पे थी वो, और दादी उसको किसी तरह मनाती है कि कहाँ पर चलाएगी क्या होगी, तो तब वो पूरी कहानी उसी पे अटकी हुई थी, और थोड़ा थोड़ा धीरे करके वो लड़की बड़ी हुई, और तब उन्होंने उसको साइकिल दिलाई। बहुत शानदार सर। और ये कितना अच्छा विषय है कि एक बिटिया अपनी दादी से कहती है कि मुझे साइकिल चलानी है, और वो भी पहाड़ पर। सत्यन जी, आपसे बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी है, और इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हम चाहेंगे आपसे कि आपकी एक रचना जो आपको पसंद है वो हमारे श्रोताओं को सुनाइएगा। जी पांडे सर जी, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी ये रचना और इसकी 4 लाइनें तो हमेशा सुनाता हूँ। किसी भी रचना को सुनाने से पहले अपनी बोली भाषा पे ये है कि जय की कोई बोली नहीं भाषा नहीं, समझवे कि कोई बोई नहीं बाबनी, गड़वेल हमर दूध बोली और मातृभाषा च जन के हमर बाबच, और हिंदी हमर राजभाषा च जन के हमर बाबच। संस्कृत सभी भाषाओं की जन्मदाता जननी चा, कह की ददी और कह की नन्नी चा, और अंग्रेजी तो जन हमर सास चा। जरा सी जैन पढ़ी लिखी जानी, एक्सक्यूज मी एक्चुअली सॉरी, कुछ उन्नी जन दो ससरा हो रही। तो दगड़ियों, जख भी रहो जन भी रहो, अपनी बोली भाषा, अपना बार त्योहार, अपना रीति रिवाज और अपनी संस्कृति और अपना संस्कार न भूला। धन्यवाद। बहुत शानदार रचना है सर। और आपने इस रचना के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से आपने बताया कि हमारे लिए मातृभाषा, हमारी जो बोली है वो कितनी महत्वपूर्ण है। जो भाषा बोली है जी, उसके संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले हमें अपने परिवार में, अपनी नई पीढ़ी में, अपने बच्चों के साथ घर में अपनी गढ़वाली भाषा या कुमाऊनी भाषा या जौन सारी जो भी हम बोलते हैं उसको बोलना चाहिए। जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तभी तो आगे सीखेंगे। बच्चों को सिखाओगे नहीं घर में तो गढ़वाली गाने, गढ़वाली फिल्में क्यों देखेंगे, ये उनकी समझ में क्या आएगा। तो सिखाने का माध्यम, कोई भी भाषा मैंने सुना है पढ़ाने से नहीं पढ़ी जाती, बोलने से सिखाई जाती।
आप पढ़ाओगे तो वो उतनी जल्दी नहीं सीखेगा जितनी जल्दी बोलने से सीखेगा, आपस में बातचीत से सीखेगा। तो मैं यही बोलता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि अपने घर में अपनी नई पीढ़ी को अपनी बोली भाषा ज़रूर सिखाओ। अब ये मजबूरी हो सकती है, हम पलायन कर रहे हैं शिक्षा के कारण, स्वास्थ्य के कारण, रोजगार के कारण, लेकिन हमारी बोली भाषा कोई मजबूरी थोड़ी है। शहर में रह के हम क्यों गढ़वाली में क्यों नहीं बोल सकते, या कुमाऊनी में क्यों नहीं बोल सकते? आपका कहना है कि हम संवाद करेंगे, बच्चों के साथ संवाद करेंगे तो हमारी जो भाषा बोली है वो आगे बढ़ती जाएगी और अगली जनरेशन तक वो पहुंचेगी, यही जी बात है सर? जी जी जी। सर, मैंने सुना है कि आप जो है अपने गांव में फिर से अपने घर को का पुनर्निर्माण करा रहे हैं, उसकी मरम्मत करा रहे हैं, और हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपके बारे में सुना है कि आप फिर से अपने गांव की तरफ जाना चाहते हैं। जी हाँ, मैं तो अपने गांव से बचपन से ही बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं बचपन में ही शहर आ गया था। मैं गांव से बचपन में ही छठी क्लास से ऋषिकेश आ गया था, स्कूल दूर होने के कारण। तो मुझे बचपन से ही प्यार है गांव से, और अभी भी मैं साल 6 महीने में जाता रहता हूँ। अभी हमारा मकान टूट गया था, छत पठाले उसके नीचे बैठ गए थे, तो मैंने उस पर अभी टीन सेट अपने भाइयों के साथ मिलके टीन सेट डलवा रखा है, उसका हम मेंटेनेंस करवा रहे हैं। और भविष्य में आपको भी निमंत्रण करेंगे कभी आपके अपने गांव ले जाने का। उस पर भी मैंने खंडवार नाम की एक रचना लिखी। जब मैंने वो अपना बना दिया, रचना लिखी, उसकी शुरू की पंक्ति सुनाता हूँ दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि झकझोर ज्वानी माँ चढ़चढ़ा घामन चार लटुल के फुलिन कि छुआरोन बॉर्डर बोलन शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि भरी जवानी में चार बाल क्या सफ़ेद हुए कि लड़कों ने हमें ताऊ बोलना शुरू कर दिया। कि झकझोर ज्वानी माँ चढ़चढ़ा घामन चार लटुल के फुलिन कि छुआरोन बॉर्डर बोलन शुरू कर दिया। और बरसों पुराना ताला लग्या कोड़ी माँ, बरसों पुराना ताला लग्या कोड़ी माँ धुरपल एक चार पटल किरड़िन कि लोखुन चुलखा नहीं बटे बाटू बने दिया। इसका अर्थ है कि बरसों पुराने से जो हमारे मकानों पे ताले लगे थे, उसके धुरपली मुंडेर होती है एक, वहाँ के चार पटाले जो खपरेल होती है वो क्या गिरी कि लोगों ने पूरे चूल्हे से ही रास्ता बना दिया। तो ऐसा खंडर नहीं होना चाहिए किसी का भी मकान, कि गाँव रहो, आप अपने गांव के मकान को मेंटेनेंस करो, और साल भर में एक दो बार अपने बच्चों के साथ, अपनी नई पीढ़ी के साथ अपने गांव जरूर जाओ। ये मेरा संदेश है। फिर हम फिल्मों की ओर लौटते हैं। जी आप पटकथाएं लिखी हैं, आपने आपने संवाद लिखे हैं, और आप गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री से लगातार जुड़े रहे। आज उस इंडस्ट्री को कहाँ पाते हैं? क्या हम प्रोग्रेस की तरफ हैं? हाँ, मैंने सबसे पहले घर जवाई फिल्म देखी थी, लगभग 87-88 के आसपास की हो रही होगी वो। उस टाइम मैं सातवीं छठी में ऐसे था कुछ, मुझे याद भी नहीं है। 2-3 बार देखी मैंने, कभी कोई भाई ले गया गांव का, कभी कोई आया इधर तो वो ले गया उनके साथ 2-3 बार। उस टाइम से ही मेरे मन में ये आया कि अपनी बोली भाषा के लिए मुझे कुछ करना है। जब मैं 12-14-15 साल का रहूँगा, बोली भाषा के लिए कुछ करना चाहता था। और उस टाइम घर जवाई फिल्म के हीरो बलराज नेगी को देखे मेरे मन में भी विचार आया कि मुझे भी हीरो बनना है। लेकिन पारिवारिक परिस्थिति और सामाजिक दायरे के कारण, फाइनेंशियली वीक के कारण मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया। लेकिन मैं अपने आप को खुद में, प्रत्येक आदमी अपने जीवन में अपनी लाइफ का हीरो है, तो मैं पीछे नहीं हटा, और मैंने कविताओं के माध्यम से अपने को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। और आज मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप में अपनी बोली भाषा के लिए हीरो हूँ। अगर आपको अभी भी कोई आमंत्रित करे कि आपको एक फिल्म में किसी नायक का की भूमिका निभानी है, फिल्म में कोई एक रोल करना है। जी हाँ, मैंने 6 फिल्में लिखी जैसे मैंने बताया, और उनमें मैंने अपने लिए छोटे छोटे रोल भी लिखे थे। लेकिन क्या कारण रहे मैं नहीं कर पाया, या मुझे मौका नहीं मिला, या समय नहीं मिला। लेकिन अब हमारे अग्रज उत्तराखंड के महान हास्य कलाकार बड़े भाई भगवान चंद जी, और महान हास्य कलाकार उनके साथ सुमन गौड़ जी, इन दोनों ने मुझे मौका दिया। और इनके साथ अभी दो चार छोटे छोटे चुटकुले, हास्य चुटकुले, उसमें मौका दिया, और उन्होंने कहा कि आप कर सकते। भविष्य में मैं उनके साथ करना चाहूँगा अगर मौका मिलता रहे। सर, लॉकडाउन के समय जब कोरोना संक्रमण का दौर था, लॉकडाउन के समय आपने रचनाएं लिखी हैं, कोई एक रचना आप हमें सुनाएंगे सर? जी हाँ, लॉकडाउन में तो मुझे बहुत प्रसिद्धि मिली, और उस टाइम मैंने करीबन 20-25 रचनाएं लिखी, जिनमें से सबसे बहुत फेमस जो हुई वो थी ढूंगों की छुईबत। उस पे 1,53,000 लोगों ने फेसबुक पे देखा था। दूसरी थी बस वाली बान,
उसको भी 1.5 लाख लोगों ने देखा। और एक और थी गोंद है लगाणु, गोंद है लगाणु भी 1.5 लाख लोगों ने देखा लगभग। तो उसमें से मैं चाहता हूँ कि आज मैं मेरी अधिकतर रचनाएं सर उस हास्य में रहती हैं, हास्य व्यंग में। लेकिन ये बड़ी मार्मिक रचना है जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद करा। और लॉकडाउन आधा आधा घंटे 1 1 घंटे तक देश विदेश से फ़ोन पे बातें होती थी, लोगों के फ़ोन आते थे कि आपसे बात करते हैं, आपने रुला दिया, हमें अपनी संस्कृति याद दिला दी। तो उसी पे एक रचना है ढूंगों की छुईबत, या जिसको हिंदी में बोलेंगे पत्थरों के आपस में बातचीत। वही रचना सुना रहा हूँ कि जब बेटे गाँव खाली के होएगे, जब बेटे गाँव खाली के होएगे, गाँव मध्यपतर ढूंगे रह गए, गाँव का थर पे सिद्ध भी अब ढूंगा हुए गए और ढूंगा आपस में छुई लगाने लगे। जिनको सिद्ध बनाया था वो भी पत्थर हो गए। सिद्ध बनू हे बेटा ढूंगा के बाद चरे, जब बेटे गाँव खाली हुए तू तो पिल्ल बन्यू छे, तो तब ढूंगू बनू किले न सिद्ध बोड़ा, जब तेरी पूजा होंदी छे, घ्यू दूध नयंदु छे, नयू नाज नौणी चौकदु छे, तब तक तो तू भी नेतो जन चुफुल बन्यू रहे। और अब ते पर सिंह लागी छुलुट जामी गे, बोड़ा जोन तो ये मुंड में चढ़े, ढूंगू से सिद्ध बने, वही प्रसिद्ध और समृद्ध हुए कि अपना गांव छोड़ गए। मित अपनी गांव की माटी से जुड़्यो रहो। आम आदमी मित अपनी गांव की माटी से जुड़्यो रहो, अपने जन्म भूमि को माटू पानी पीणो रहो, इले की तो पिल्ल बन्यो छो। आम आदमी बोल रहा, खास आदमी को। सिद्ध और ढूंगा की छुई बात सुनी, जवाड़े बेटे वार्ड भी एड़ान बैठी गए। वार्ड बोनू अरे दिदा बरसु बेटे वार्ड भी नहीं सरके कैन, जौन वार्डू सरकौन छो वो पहली सरी गैन। अर्जू की सोरा भोरा गाँव में रयान तो की रंगत ऐगे, और कह कैन तो वार्डू सरकाना बदल नरसिंगी लगे दे। वार्डू भी अब ढूंगू बन गए, ढूंगो दगड़ ढूंगा आपस में छुई लगान बैठ गए। वाड़ा को एड़ार सोनी चौक में उर्खेलू टपराणु, उर्खेलू जिसमें हम अनाज कूटते हैं, वाड़ा को एड़ाट सोनी चौक में उर्खेलू टपराणु, और छज्जा मोड़ खूंटी में बैठी गंजल थे धै लगाणु। हे गंजली तेरा खैरी का दिन कक चलिए, तेरी तुलना तो कभी पतली कमर वाल बांधो में होंदी छे। उर्खेल वे अब ढूंग बन गए और ढूंगा आपस में छुई लगान लगे, ढूंगा आपस में छुई लगान लगे। उर्खेला को टपराट सुनी देली को बिबलाट हो गए। देली मतलब देली का पत्थर होता है जो दहलीज, देली को बिबलाट हो गए। और सीढ़ी आँखी और बांगी गिच्ची कैरी की देली बन लगे। जय दिन बेटे ई भितरी का देली नंगे की दिल्ली गैन, जय दिन बेटे ई भितरी का देली नंगे की देहली गैनी, वे दिन बेटे देली भी देली नहीं रह गए, ढूंग बन गए और ढूंगा आपस में छुई बत लगान लगे, ढूंगा आपस में छुई बत लगान लगे। देली को बिबला सिलोट हो गए कबलाट, सिलोट बोनू हरे लोआड़ा हे लोआला, एक में 6 किलोमीटर गए तय लखवाला। म्यारा दांतों पर तब घुंडू लग गए, कब बिटी कैन मुर्य की चटनी चखे, सिलोटा लोआड़ भी अब ढूंग बन गए, ढूंगा आपस में छुई लगान लगे, ढूंगा आपस में छुई लगान लगे। सिलोटा को सिमड़ाट सोनी जंदरू घगराणु और तैले पाट बोनू, ये जी कह का सार बैठा छो। ये पति पत्नी की तुलना कि तैले पाट बोनू अब कह का सार बैठा छो, अब कै नियाण तुम्हार घगराट सुननो, हम दुई जना अब जंदूर निरो ढूंगा बन गयो, हम दुई जना अब जंदूर निरो ढूंगा बन गयो, ढूंगा आपस में छुई बत लगान ले गयो, ढूंगा आपस में छुई बत लगान ले गयो। कि जंदरा को घगराट चुल खांदी पहुंच गया। अब अंदर पहुंच की बात लास्ट में चूल्हे पे, कि जंदरा को घगराट चुल खांदी पहुंच गए। हे भूला भोपाली का खांदा, हे भूला भोपाली का खांदा रयूं 6 किलोमीटर गए, हे भूला भोपाली का खांदा रयूं 6 किलोमीटर गए। भैजी बरसू बटे कैन पेड़ पकड़नी चखे। खांदे के 2 पत्थर होते हैं, एक दायां और एक बायां। तो भोपाली का खांदा दाहिने पाली का खांदा बोल रहा भोपाली वाले को कि हे बुला लमिट गए कि रयूं 6। तब वो बाएं पाली वाला बोलता है कि भैजी बरसू बटे कैन पेड़ पकड़नी चखे, कब बटे हमारे चुल आग नहीं भभरे, कूड़ी खंदवा रोए और हम दुया ढूंगा बन गए। दोनों पत्थर पत्थर हो गए कि हम दुया ढूंगा बन गए, ढूंगा आपस में छुई बत लगान लगे, ढूंगा आपस में छुई बत लगान लगे। धन्यवाद। ये पत्थरों की बातचीत है सर। जिन पत्थरों को हमने कभी तराश के अपने दैनिक जीवन के उपयोग के लिए बनाया था, उनके अलग अलग नाम थे। जैसे वाडू, वाडू ये होता है विभाजन होता है, एक खेत होता है और खेत के बीच में दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया तो बीच में एक पत्थर लगाया जाता है। तो वो पत्थर पहले आम पत्थर रहता है, बाद में वो वाडू बन जाता है। लेकिन आज की डेट में वो वाडू भी गायब है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर से पत्थर हो गया। दूसरी चीज़ बोली मैंने सिद्ध, सबसे पहले सिद्ध गांव में एक पत्थर को पूज के उसको सिद्ध बनाया जाता।
तो वो सिद्ध जिन्होंने सिद्ध बनाया उसे, वो समृद्ध और प्रसिद्ध हुए तो शहर चले गए। अब उसकी सिद्ध की कोई महिमा नहीं रही, उस पर काई जम गई, वो भी क्या आम पत्थर की तरह हो गया, वो भी आम पत्थर से बात कर रहा, तो ये ढूंढे हो गए आपस में। तीसरा था उरखेला, जिसमें हम अनाज कूटते थे। तो उरखेला के पत्थर को खोद के उसको कटिंग करके उसको बनाया जाता है, उसमें गंजेली से कूटे जाते हैं धान, झंगोरा, जो भी कौड़ी, सब चीज़। तो उसकी भी महिमा ख़त्म होगी, कोई यूज़ नहीं कर रहा है, चक्कियाँ आ गई, संपन्नता के कारण यह गाँव ही ख़त्म हो गए। चौथी चीज़ थी देली, देली का दरवाज़ा ही बंद हो गया। देली मतलब ये दहलीज, तो वो भी ख़त्म हो गया, पत्थर देली का। फिर आया अंदर बात सिलोटे पे, सिलोटे में दो जो बिछाया रहता है वो सिलोटा होता है, और ऊपर से लोहाड़ा बोलते हैं उसको, जिससे पीसते थे मिर्च मसाले, वो भी ख़त्म हो गए, वो भी आम पत्थर हो गए। तो जिन चीज़ों को हमने, अब लास्ट में था चूल्हा, चूल्हे 2-3 पत्थरों को मिला के बनाया जाता था, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। जब भी घर में कोई त्यौहार या अपने पितरों के लिए वो रखते थे श्राद्ध पे, तो दाहिने कान उसमें रखते थे, खांद बोलते हैं उसको, दाहिने खान के पत्थर के ऊपर चढ़ाते थे। पकौड़ी, पैना, कोई भी चीज़ आती थी पैना की, तो वो रखते थे उस पर। तो ख़त्म हो गए, जब चूल्हा ही नहीं रहा, अब गैस के सिलेंडर हो गए, गैस आ गए, तो कहाँ पे रखेंगे? तो उन पत्थर बना दिया जो हमारी दैनिक उपयोग की चीज़ें थी। तो आज वो फिर से पत्थर हो गए, और तब वो आपस में बातें कर रहे। ये लिया था मैंने इसमें। सत्येंद्र जी, आपने पत्थरों की जो बातचीत है उसके सहारे आपने ये बताने की कोशिश की है कि परिस्थितियां कैसे बदल रही हैं, जी जी हम अपनी संस्कृतियों से कैसे दूर चले जा रहे हैं, हम अपनी भाषा बोली से कैसे दूर चले जा, यही बताने की कोशिश है सर। जी हाँ, जी हाँ। सर, आप काव्य रचनाएं करते हैं, आप बड़े मंचों पर जाकर रचनाओं को सुनाते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं। जी हाँ, बड़े मंचों का मौका तो मुझे 2014 में मिला। दिल्ली से बड़े भाई जयपाल रावत जी छिपोड़दा से, मदन डुकलान जी, यहाँ से कवि हरीश कुटच जी, बहुत बड़े बड़े कवि जिनके साथ मैंने पहली बार मंच शेयर करा था, और वहाँ पर मैंने पहली रचना सुनाई थी। मतलब सुनाता तो रहता था ऋषिकेश में लोकल उस पर, तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े मंच मिलने की। तो उस दिन दूरदर्शन से, उस टाइम रावत जी थे दूरदर्शन देहरादून में, तो उन्होंने मेरी कविता सुनी, तब उन्होंने मुझे दूरदर्शन बुलाया। वहाँ पर मैंने दूरदर्शन में भी कविताएं सुनाई, आकाशवाणी पौड़ी में, और आकाशवाणी देहरादून में, और आकाशवाणी चंबा में भी सुनाया था, FM रेडियो में। इस तरह से मुझे चंडीगढ़ में भगवान चंद जी और इनके साथ मंच मिला बड़ा, और कवि सम्मेलन भी हुए चंडीगढ़ में, 2-3 बार गया मैं। इस तरह बड़े मंच मिलने शुरू हुए। आपकी एक पुस्तक जी जी। प्रकाशित होने वाली है, उस पुस्तक के बारे में जानना चाहेंगे। अब पुस्तक में मैंने जो अब तक कविताएं लिखी, लगभग 55-60 के करीब होंगी। तो सभी मित्र बोलते हैं यार सबकी किताबें छप गई, आपकी नहीं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अति शीघ्र ये पुस्तक छपेगी, और इसमें मेरी सारी रचनाएं होंगी। सत्येंद्र जी, आपसे बातों का सिलसिला जारी है, और इस बीच हम जानना चाहेंगे आपकी एक और रचना जो आपको पसंद है। जी पांडे जी, ये है मुंगरी देवी और कखड़ी कुमारी। इसका शीर्षक ही हास्य है, लेकिन ये बड़ी मार्मिक कविता है, आप सुनिए। मुंगरी देवी और कखड़ी कुमारी। ऐसु का साल कखड़ी कुमारी अपना ममो गाँव मुंगरेड़ा गए, मामा जी के गांव। और मामा जी के गांव का नाम हमने मुंगरेड़ा रख दिया, जहाँ पे मक्की बोई जाती है उस खेत को मुंगरेड़ा बोलते हैं। तो ऐसु का साल कखड़ी कुमारी अपना ममो गाँव मुंगरेड़ा गए, मुंगरेड़ा गाँव में कखड़ी कुमारी की मैं मुंगरी देवी रहती है। मैं मामी को बोलते हैं, उसकी मामी मुंगरी देवी रहती थी वहाँ, उनकी रिश्तेदारी। कखड़ी कुमारी ने बोली प्रणाम मैं खूब छे, मुंगरी देवी ने बोली पिंगली भव भणजी तू खूब छे। अब चिरंजीवी भव को मैंने यहाँ पे पिंगली भव कर दिया, कि कखड़ी जब काफ़ी बड़ी हो जाती है तो पीली हो जाती है, पक जाती है, कि मतलब पक जा, बड़ी हो जा तू। पिंगली भव तू खूब छे, तेरू बाबा ठंगरू भेजी खूब छे। और ठंगरू उसको बोलते जिसके ऊपर ककड़ी की बेल जाती है, वो हम पेड़ काट के लाते थे, पेड़ की टहनी, और उस पर ककड़ी की बेल लगाते थे, उसको ठंगरू बोलते थे। तो उसका पापा बन गया वो ककड़ी कुमारी का, कि तेरू बाबा ठंगरू भेजी खूब छे। ककड़ी ने बोली हाँ मैं घर में सब खूब छन। तब ककड़ी देखती है वहाँ अपने गांव ममो गांव मुंगरेड़ा में, कि यो भंगलू मामत खूब छपन्याल दिखेणों में। वहाँ पर भांग ही भांग दिखी उसे, काफ़ी बंजर खेतन, कि यो भंगलू मामत खूब झपन्याल दिखेणों में। तो तब मामी बोलती है चुप रहे नौनी, अपना मामा पर नज़र न लगे, उदेक दूर तक, उदेक बांझी पुंगड़ी छन जग तक,
तभी तो तेरो मामा हुई छ हट जक। अब उसको मामा बना दिया भांग को, और मुंगरी को मामी बना दिया। तो दूर तक बंजर खेत है, वहाँ भांगी भांग जमी हुई है। अगर बंजर नहीं होते तो वहाँ भी मक्की होती। तो इसको मामा बना दिया। ये है कि चुप रहे नोनी, अपना मामा पर नजर न लगा। उ देख बांजी पुंगड़ी छन जग तक, तभी तो तेरो भंगलू मामा बण्यो छाट जग। कखड़ी कुमारी तू भी तो खूब बनी छे समसठ। समसठ का मतलब खूब मोटी ताजी बन रखी। तू भी तो खूब बनी छे समसठ। ए रामदा हमारा जमाना में तो छुआरा पिंपरा भी चोरी के ले जाता चाहे ककड़ियों थे। कि हमारे टाइम पे तो छोटी छोटी ककड़ियों को भी लड़के चोर के ले जाते थे। ककड़ी चोरने की एक परंपरा थी हमारी उत्तराखंड में। अब वो परंपरा भी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। कि हमारे टाइम पिंपरा भी चोरी के लिए जाते थे ककड़ियों थे। जो पर मुआल नहीं लगदो छे सिनकोल बटे। कोई भगयान रह जाती छे खाना खुणे बीजा खुणे। कोई भगयान रह जाती छे बीजा खुणे। मामी अब तो हम ककड़ियों थे कोई डर नहीं रहे। कि मामी अब तो हम ककड़ियों थे कोई डर नहीं रहे। सब भी जवान नौनी नौना शहर चल गए पढ़ना थे। गौ में दुई चार छोटा नौना बालल रयान लवाला। और उच्चा ठंगरों बटे ककड़ी कन को लो प्याला। छोटे छोटे बच्चे वो कैसे तोड़ेंगे ककड़ी की। अब हमें कोई डर नहीं है ककड़ी बोलनी। कि तुम्हारे टाइम पर रहा होगा डर जब बड़े लड़के रहते थे। हैं ऊंचा ठंगरों बटे कन खेलों प्याला। ये हुई ककड़ी तेरू दादू बुढ़े को आदू खूब छे। अब आए कविता का सार देखो कि मुंगरी देवी बोलती है कि ये हुई ककड़ी तेरू दादू बुढ़े को आदू खूब चा। हाँ मैं मेरो दादू बुढ़े को आदू तो आजकल देश विदेश से लेके खूब फेमस हुई चा। कौणी बोर्डी और झंगरू बोर्ड अभी शहरों का ट्रेड फेयर कोतिगो में खूब धूम मचाना छन। दगड़ में भटका का गैत का की थे भी घुमाना छन। मूला छुआरा मूला भुल्ला। मूला गोल होता है सलजम की तरह, उसकी थिचोड़ी बनती है तो उसको भुल्ला बना दिया छोटा भाई। मूला गोदड़ी और करेली भुल्ली। खिरबोज खिरबोज मौसी और चचिंडा मौसा। अपनी मातृभूमि में रह की भूकती सा। जब बारिश नहीं होती है, बारिश के ही भरोसे रहते हैं। कि अपनी मातृभूमि में खिरबोज मौसी और चचिंडा मौसा अपनी मातृभूमि में रह की भूकती सा। सब भी डाली बुटली अपना फर्ज निभाना छन। सब भी डाली बुटली अपना फर्ज निभाना छन। लुटरी कुटरी और फंचियों में कटरे की शहर वालों थे अपनी गाँव की याद और स्वाद चखाना छन। जब कोई गांव आता तो फंची और कुटरी बांध के उनको दे देते हैं शहर के लिए। तो वो फिर भी अपना फर्ज निभा रहे हैं, तुम्हें शहर में उसका स्वाद चखा रहे हैं। कि गाँव की याद दिलाना छन। और वो शहर वाला मैं भी पहाड़ी हूँ डीपी सजाना छन। वो केवल शहर में बैठ के अपनी डीपी सजा रहे हैं कि मैं भी पहाड़ी हूँ। वो जो मैं भी पहाड़ी हूँ डीपी सजाना छन, वो अपन गाँव आण बिसिर जाना छन। और अपने गाँव आना भूल जा रहे हैं। और अपन गाँव आण बिसिर जाना छन, वो अपन गाँव आण बिसिर जाना छन। धन्यवाद। बहुत सुंदर सत्येंद्र जी, आपने इतनी शानदार तरीके से गांव में जो कृषि व्यवस्था है, जो एक पुरानी हमारी परंपरा है, उसको आपने बहुत शानदार तरीके से और बहुत सहज तरीके से आपने बताने की कोशिश की है। बहुत शानदार सर। धन्यवाद सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई एक कहानी जो आपने फिल्म के लिए तैयार की है, उसकी पटकथा आपने लिखी है, संवाद आपने लिखे हैं। जी सर, एक कहानी है धनेश कोठारी जी की, और उसकी पटकथा मैंने लिखी है। 70 सीन उसमें तैयार हैं, और कोई निर्माता मिलेगा तो हम उसको जल्दी ही बना सकते हैं। पूरी टाइप हो चुकी है, और उसमें गाने जहाँ पर गाने डालने हैं बीच बीच में वो जगह भी दे रखी है। गाने काफ़ी साल हो गए, इसलिए हमने गाने पहले ही छोड़ दिए थे कि कब बनती क्या बनती है। सिचुएशन के हिसाब से गाने भी रिकॉर्ड हो जाएंगे। अगर कोई निर्माता मिल जाता है तो एक फिल्म और तैयार है। सर अब सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे आप रचनाओं को पोस्ट करते हैं और लोगों तक वो तुरंत पहुंच जाती हैं। पहले जब आप लिखते थे उस दौर में और आज के दौर में कितना अंतर महसूस करते हैं? उस समय क्या चुनौतियां थी? जी सर, अब मैं समझता हूँ बहुत अच्छा माध्यम है। आज रातों रात अच्छा लेखक, अच्छा गायक हो तो रातों रात स्टार बन सकता है। योग्यता होनी चाहिए, और आज प्रत्येक व्यक्ति को मौका मिल रहा है। पहले मंच नहीं मिलते थे, और जब से सोशल मीडिया आया है तो आज हमें मौका मिला है। आज हमें लगभग 1.5 लाख 2 लाख लोग पहचानने लग गए हैं। और व्हाट्सएप पे तो काफ़ी वायरल होती है मेरी कविताएं। पहले फेसबुक पे चलती हैं। फेसबुक पे 1.5 लाख लोगों का देखना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। भले यूट्यूब पे इतना लोग नहीं देखते। तो आज की डेट में ये बहुत अच्छा माध्यम है फेसबुक और यूट्यूब, और ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है आगे बढ़ने के लिए। इसी ने हमें आगे बढ़ने का मौका दिया, और इसी से हम लिख भी रहे हैं।
एक रचना लिखी डाल दी, अगली लिखी डाल दी, मंच मिले न मिले इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपनी आजीविका ठीक चल रही है। मतलब एक पहचान अपनी संस्कृति के लिए हम कुछ करना चाहते हैं तो आज उस व्यक्ति तक, प्रत्येक व्यक्ति तक हमारी बात पहुंच रही है, हमारे लिए यही पुरस्कार है। अब हम मुलाकात कर रहे हैं श्री सत्येंद्र सिंह चौहान जी, सोशल से, जो सामाजिक मुद्दों को अपनी लेखनी के जरिए उजागर करते हैं, लोगों तक पहुंचा। आप इस कार्य को निरंतर कर रहे हैं सर, और हम आपसे जानना चाहेंगे युवाओं के लिए कोई आपका संदेश। जी, युवाओं के लिए संदेश यही है कि सबसे पहले वो स्वरोजगार पे ध्यान दें और किसी के भरोसे न बैठें कि हमें नौकरी, स्वरोजगार करें और औरों को भी रोजगार दें, मैं तो ये चाहूँगा। और कुछ ना कुछ करते रहें और अपनी बोली भाषा, अपने रीति रिवाज, अपने बार त्योहार, इसको कभी ना भूलें और अपने घर में अपनी बोली भाषा ज़रूर बोलें। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं श्री सत्येंद्र सिंह चौहान जी, सोशल से। सर, आपने हमें समय दिया, हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत सारा आभार, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में आप हमें सुझाव दे सकते हैं। सुझाव के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।